हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे स्टेप्स के बारे में, दैट इज कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल क्या होता है। इससे पहले जो वीडियो था, जो लेक्चर था, उसके अंदर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सबसे पहले जो है हम लोग ग्लाइकोजेनोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोजेनोलाइसिस को अगर पढ़ना है तो इसके पहले दो जो वर्ड्स हैं उनको समझना होगा। पहला है ग्लाइकोजन और दूसरा है लाइसिस। लाइसिस मतलब क्या होता है? लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन, और ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन जो है कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट में भी पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन जो है उसका ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस है उसे ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब देखिए, तो ग्लाइकोजन है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आपको जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस है वो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ग्लाइकोजन जो है एक मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, और ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि एनिमल्स में पाया जाता है, ह्यूमंस में भी पाया जाता है एज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम लोग ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन जो है वो होमोपॉलीमर है जो कि रिपीटेड यूनिट ऑफ ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ है। होमोपॉलीमर मतलब, पॉलीमर मतलब ढेर सारे मोनोमर से बना हुआ है। मोनोमरिक यूनिट क्या है? ग्लूकोज है। और होमोपॉलीमर मतलब एक जैसे मोनोमर से मिलकर के बना हुआ है। तो होमोपॉलीमर है ये, और इसका जो रिपीटिंग यूनिट है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज में भी कौन सा ग्लूकोज? अल्फा डी ग्लूकोज। और इसका जो ईच मॉलिक्यूल है वो लिंक्ड होता है बाय 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब ग्लाइकोजन जो है एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो कि अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ है, एक पॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड है। इसमें जो दो अल्फा डी ग्लूकोज है उनके बीच उनके बीच 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है जिनके थ्रू ये अटैच है। तो ये तो हो गया किसके बारे में? ग्लाइकोजन के बारे में। अब देखिए ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है वो क्या है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्लाइकोजन है वो टूटता है और टूटकर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को देता है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पढ़े ना कि ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर ग्लाइकोजेनोलाइसिस एक ब्रेकडाउन का प्रोसेस है तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस में ग्लाइकोजन जो है वो टूटेगा, और टूटेगा तो अपने बेसिक यूनिट, अपने स्मॉलेस्ट यूनिट में ही टूटेगा ना। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि ग्लाइकोजन जो है ग्लाइकोजेनोलाइसिस में, इसमें इसका टूटने का प्रोसेस होता है, टूटता है ये, और क्या देता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल को देता है। और ये जो है ये प्रोसेस ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाती है। इसमें जो ग्लाइकोजन है वो प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट स्टोर जो है वो एज अ प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड फॉर्म होता है जो कि लिवर में और मसल सेल्स ऑफ एनिमल्स में पाया जाता है। अगर ग्लाइकोजन की बात करें हम तो ग्लाइकोजन जो है वो ह्यूमंस में, एनिमल्स में, लिवर में, और जो उनके जो लिवर है और उनके जो मसल सेल्स हैं उनमें एज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अब ये जब ग्लाइकोजेनोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो इस ग्लाइकोजेनोलाइसिस में यहाँ से ग्लाइकोजन रिलीज होता है और टूटता है ग्लूकोज में, ताकि जो इमीडिएट एनर्जी जो है वो मिल सके और ये मेंटेन कर सके ग्लूकोज के लेवल को। कब? फास्टिंग के कंडीशन पर।
तो कभी ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे इंडिविजुअल को खाना नहीं मिला हो या फिर वो फास्टिंग की कंडीशन में हो, तो उस समय पे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो कम होने लगता है, तो वहां पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो होता है, जिसकी वजह से जो ग्लाइकोजन है वो टूटता है और टूट करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को देता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है वो प्राइमरी कहाँ पे होता है, इसका प्राइमरी जो साइट है वो होता है लिवर, वहां पे ये होता है और ये स्टिमुलेट होता है हार्मोन्स द्वारा, जैसे कि ग्लाइकेगॉन हो गया या इपिनेफ्रिन हो गया, एड्रेनलिन वगैरह, उनके द्वारा ये स्टिमुलेट होता है और ये हार्मोन्स जो है ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस को कराते हैं ताकि जो ग्लाइकोजन है वो अपने इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है उसमें ये टूट सके। तो इसका अगर आप साइड देखें तो ये क्या है, साइड लिवर। तो अगर आप देखें तो ये जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस में अगर आप देखें तो किस तरीके से ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है ये भी बताया गया है, और ग्लाइकोजन से किस तरीके से ये जो है किस तरीके से ये टूटता है और फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ये चीज भी बताई गई है। तो अगर फॉर्मेशन की बात करें ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज फिर थ्रू स्टेप्स द्वारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, फिर उसके बाद ये जो है कन्वर्ट होता है यूडीपीजी में और फिर ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है ब्रांचिंग एंजाइम्स द्वारा। तो ये जो स्टेप है ये क्या किसके स्टेप है, ग्लाइकोजेनोसिस के मतलब जो ग्लाइकोजन है वो बन कैसे रहा है, और ये जो स्टेप्स है ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो ग्लाइकोजन है वो टूटता है। तो अगर आप चाहें तो इन स्टेप्स को काट भी सकते हैं ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस है वो होता है। तो सबसे पहले हो क्या रहा है कि ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है वहां पे क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम आ रहा है, फॉस्फेट को ऐड कर रहा है और डी ब्रांचिंग एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ठीक है, अब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पे क्या हो रहा है, एंजाइम एक्ट कर रहा है, ये एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम जो है वो एक्ट कर रहा है और ये कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फर्दर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज के हेल्प से, और यहाँ पे वाटर जो है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है और फाइनली जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ग्लाइकोजन है उसमें डी ब्रांचिंग एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, along with that phosphorylase एंजाइम जो है, और ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में इसे कन्वर्ट कर दिया है और इसके बाद फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फाइनली ग्लूकोज में ये कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके नाम लिख लीजिएगा, और ये जो है ये ओवरऑल जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस का प्रोसेस है वो एक्सप्लेन हो रहा है कि किस तरीके से जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस है वो होता है। जिसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो ये सारे जो स्टेप्स थे वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस के थे, और ये कब होता है, जब कभी भी ह्यूमंस में फास्टिंग की कंडीशन हो
या फिर ऐसा कंडीशन हो जहाँ पे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, तो ग्लाइकोजन जो कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरह प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन का प्रोसेस होता है ताकि ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो सके और इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो मिल सके। अगर हम लोग रेगुलेशन की बात करें तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है वो रेगुलेट किया जाता है एंजाइम्स द्वारा, और ये जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस है ये कंट्रोल किया जाता है एंजाइम्स द्वारा जो कि क्या कहलाते हैं, ग्लाइकोफॉस्फोराइलेज। अगर रेगुलेशन की बात करें इन एंजाइम्स की जो कि कंट्रोल कर रहे हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस की, तो ये जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस को कंट्रोल करने वाले एंजाइम्स है, इनका जो रेगुलेशन है वो 3 मैकेनिज्म द्वारा होता है। पहला रेगुलेशन होता है एलोस्टेरिक रेगुलेशन द्वारा, दूसरा होता है हार्मोनल रेगुलेशन द्वारा, और तीसरा होता है इन्फ्लुएंस ऑफ कैल्शियम द्वारा। तो ये जो है कुछ स्टेप्स हैं या कुछ प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू इनका जो रेगुलेशन है इनके एंजाइम्स का वो होता है। तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन में क्या होता है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन में जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेकडाउन, जो ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन है उसको फेवर किया जाता है, उसको इन्हांस किया जाता है, और ये कैसे होता है, बाय लो ग्लूकोज कंसंट्रेशन, लो एनर्जी लेवल। तो ब्लड के अंदर जब लो ग्लूकोज का लेवल हो या लो एनर्जी लेवल हो तो ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेकडाउन होता है ताकि जो ग्लूकोज लेवल है वो हाई हो सके, एनर्जी जो है वो मिल सके। दूसरा जो है वो इस तरीके से होता है कि ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन जो है वो इनहिबिट किया जा सकता है बाय हाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स द्वारा, एटीपी द्वारा और फ्री ग्लूकोज इन द लिवर द्वारा। तो इस तरीके से ये कुछ एलोस्टेरिक रेगुलेशन है जिनके थ्रू कब ये चीज देखना है कि ग्लाइकोजन कब टूटना चाहिए, और ये चीज का ध्यान रखना कि अब कब जो है ये जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है इनका जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है अब इसे रोकना है, कब इसे इनहिबिट करना है। तो जब कभी भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो लेवल है ब्लड के अंदर इंक्रीज हो गया, या फिर ग्लूकोज का लेवल लिवर में इंक्रीज हो गया, या फिर एटीपी मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा अच्छे खासे अमाउंट में है, तो उस समय पे जो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन है ना, एलोस्टेरिक रेगुलेशन के हिसाब से उसे डिक्रीज कर दिया जाता है और वहां पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस नहीं होता है। तो दूसरा जो प्रोसेस था जो कि हमें पढ़ना है दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस में अगर आप देखें तो इसमें भी 2 वर्ड इन्वॉल्व हो रहा है। पहला क्या है, ग्लाइकोजन, और दूसरा है जेनेसिस। तो ग्लाइकोजन मतलब क्या, ग्लाइकोजन अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्लाइकोजन है उसका फॉर्मेशन होता है। तो द सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है, और ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन जो है वो किसके द्वारा होगा, ग्लूकोज द्वारा होता है। ये जो ग्लाइकोजेनेसिस जो है ये कहाँ पे होता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, सेल के साइटोसोल में होता है, और इसके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, यूटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और ग्लूकोज की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ग्लाइकोजेनेसिस जो है एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, और अलोंग विद दैट उसके साथ साथ में यूटीपी के भी रिक्वायरमेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, दैट इज सिंथेसिस ऑफ यूटीपी ग्लूकोज। तो सबसे पहले ग्लाइकोजेनेसिस में पहला जो स्टेप होता है वो होता है सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज का किस तरीके से सिंथेसिस होता है, तो यहाँ पे जो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज वो इन्वॉल्व होता है। हेक्सोकाइनेज मसल में प्रेजेंट होता है,
और एक और एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज लिवर में प्रेजेंट होता है। ये करता क्या है, ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, इसे आप नोट करिए। तो अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि किस तरीके से जो पहला स्टेप होता है वो होता है यूडीपी ग्लूकोज फॉर्मेशन का। तो जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है उससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस जो एंजाइम है वो कैटालाइसिस कराता है और कन्वर्जन कराता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। फिर उसके बाद ये जो यूडीपी ग्लूकोज है दैट इज यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, ये सिंथेसाइज होता है फ्रॉम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड यूटीपी by the help of enzyme that is known as UDP glucose pyrophosphorylase। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ऑफ द प्राइमर टू इनिशिएट द ग्लाइकोजेनेसिस। तो एक स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन जो है वो एक्ट करता है एज अ प्राइमर टू इनिशिएट द ग्लाइकोजन सिंथेसिस। यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो है ग्लाइकोजेनिन वो जो है एक्सेप्ट किए जाते हैं और ग्लूकोज जो है वो यूडीपी ग्लूकोज का उसका जो फॉर्मेशन है वो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अमीनो एसिड टायरोसिन ऑफ द ग्लूकोजेनिन, वो जो है साइट होता है जहाँ पे इनिशियल ग्लूकोज यूनिट जो है वो अटैच होना शुरू होते हैं और फिर जो ग्लाइकोजन की जो सिंथेसिस है वो होना शुरू होता है। अब जो एंजाइम ग्लाइकोजन इनिशिएटर है, ये ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेस एंजाइम जो है ये ट्रांसफर करता है पहला मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को टू द ग्लाइकोजेनिन और फिर सारे के सारे जो ग्लाइकोजेनिन है इटसेल्फ जो है वो ग्लूकोज को लेना शुरू करते हैं और फॉर्म करते हैं फ्रैगमेंट ऑफ प्राइमर को जो कि एक्ट करता है एज अ एक्सेप्टर फॉर द रेस्ट ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो ये सारे स्टेप्स थे, इसे आप नोट करिए। तो ओवरऑल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले ग्लूकोज था, एटीपी इसमें यूटिलाइज हुआ है, एटीपी कंज्यूम हुआ है और ग्लूकोकाइनेज जो है एंजाइम इन्वॉल्व हुआ है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना है, इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व हुआ है वो है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस एंजाइम। उसके बाद ये ग्लूकोज जो 1 फॉस्फेट है इससे आगे जा करके यूडीपी ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई है, इसमें यूटीपी जो है वो यूटिलाइज हुआ है, वो कंज्यूम हुआ है और यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ है दैट इज यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। अब यहाँ पे जो यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना है इसके बाद फर्दर ये जो यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जहाँ पे ग्लूकोज के साथ यूडीपी अटैच हुआ है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ग्लाइकोजन प्राइमर जो है उसका फॉर्मेशन होता है। ये जो ग्लाइकोजन प्राइमर फॉर्मेशन है इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेटेज और यहाँ पे और क्या इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोजेनिन एंजाइम और इसका जो OH ग्रुप है वो जो है पार्टिसिपेट करता है, यूडीपी जो है वो रिलीज होता है और फिर ये ग्लाइकोजन प्राइमर जो है ये फाइनली जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस है या ग्लाइकोजन जो है उसे उसकी सिंथेसिस होती है। यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज ग्लाइकोजन सिंथेस और यहाँ पे इस एंजाइम के साथ साथ में ही 13 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो यूडीपी जो है वो पार्टिसिपेट करता है और कन्वर्ट होता है 13 यूडीपी में और फाइनली जो ग्लाइकोजन है उसका सिंथेसिस या कह सकते हैं फॉर्मेशन हो जाता है।
तो ये सारे स्टेप्स किसके हैं? कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिखे गए हैं और इसके आगे के जो स्टेप्स हैं, नेक्स्ट स्टेप्स, कि किस तरीके से ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फिर उसके बाद ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना, फिर उसके बाद यूडीपी ग्लूकोज बना, यूडीपी ग्लूकोज के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था ग्लाइकोजन प्राइमर बना, और फिर फाइनली ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो गई। तो इस हर स्टेप में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हुआ है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं, कहाँ पे क्या चीज जो है वो खर्च हुआ है, ये सारी स्टेप्स जो है ये आपको याद होने चाहिए। तो इसे आप पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है फिर जो ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज है वो आता है, और फिर जो है इसके बाद जो है ट्रांसफरिंग का जो काम है वो होता है, फिर इलोंगेशन का काम होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेटेज के वजह से, और फिर ब्रांचिंग का काम होता है किसके वजह से? ग्लाइकोसिल 4,6 ट्रांसफरेज के वजह से, जिसके बाद फाइनल जो ग्लाइकोजन है वो बन जाता है। तो अभी जो है वो ग्लाइकोजन सिंथेटेज की वजह से ये इनिशियल जो स्टार्टिंग है ग्लाइकोजन का वो होता है। उसके बाद फिर फर्दर जो आगे के स्टेप्स हैं उसमें ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज इन्वॉल्व होता है, फिर उसके बाद इलोंगेशन का प्रोसेस होता है, और इसमें जो है ग्लाइकोजन सिंथेटेज जो है वो इन्वॉल्व होता है, और अल्फा 1,4 जो सिंथेसिस है उसका कराता है बॉन्ड्स का, और फिर ब्रांचिंग जो पैटर्न है वो होता है जिसमें ब्रांचिंग जो है वो ग्लाइकोसिल 4,6 ट्रांसफरेज की वजह से अल्फा 1,6 बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म होते हैं, जिसके बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन का वो बनता है। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये किसके हैं? ग्लाइकोजन सिंथेसिस के, जिसमें ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, फिर यूडीपी ग्लूकोज, फिर उसके बाद यूडीपी ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोजन प्राइमर, फिर ग्लाइकोजन का सिंथेसिस स्टार्ट होना, फिर उसमें ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज का इन्वॉल्वमेंट होना, और फिर इलोंगेशन के लिए एंजाइम्स इन्वॉल्व होना, फिर ब्रांचिंग के लिए एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और फिर फाइनल जो ग्लाइकोजन है वो सिंथेसाइज हो जाता है। तो इसे आप नोट करिए। इसके बाद जो थर्ड साइकिल हमें पढ़नी थी या थर्ड प्रोसेस हमें पढ़ना था, दैट वाज सिट्रिक एसिड साइकिल। तो कौन कौन से फंक्शन है सिट्रिक एसिड साइकिल के, पहले ये पढ़ लेते हैं। देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का सेकेंड पार्ट कह सकते हैं आप, जिसमें पहले ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद जो है उसके बाद जो एक और जो स्टेप होता है वो होता है पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होना, फिर उसके बाद जो है एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जो है वो इन्वॉल्व होती है, किस तरीके से ये साइकिल चलता है, ये सारी चीजें होती है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब फंक्शन क्या है सिट्रिक एसिड साइकिल का, चलिए पढ़ते हैं। तो सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे है जो कि ऑक्सीडाइज करने का काम करता है एसिटिल को एंजाइम ए को या एसिटिल को ए को, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो सके। अब ये जो सोर्स होता है रिड्यूस को एंजाइम्स का, ये प्रोवाइड करता है सबस्ट्रेट को ताकि वो जो है रेस्पिरेटरी चेन्स में ये जो है ये इन्वॉल्व हो सके, और ये एक लिंक होता है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवे का। तो इसका हम समझ सकते हैं कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है इसका एक एम्फीबॉलिक रोल होता है। इसके बाद अगर आप देखें तो सिट्रिक एसिड साइकिल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर्स को प्रोड्यूस करने में भी हेल्पफुल होता है, और ये प्रिकर्सर्स जो है बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स हैं
या आप कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनके सिंथेसिस के लिए ये हेल्पफुल होता है। तो मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि प्रिकर्सर की तरह एक्ट करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें साइकिल की, तो ये जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कंट्रोलिंग इफेक्ट है वो की एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ये जो है अदर पाथवेज को भी कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये जो साइकिल्स के जो कंपोनेंट है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोलिंग इफेक्ट होता है इनके जो अदर जो पाथवेज हैं उनके एंजाइम्स के ऊपर। तो ये कुछ फंक्शंस हैं सिट्रिक एसिड साइकिल का, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से इसमें जो है एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और क्या प्रोसेसेस हैं। तो सिंपली अगर हम लोग देखें तो सिट्रिक एसिड साइकिल में होता क्या है, एसिटिल को ए जो है वो इन्वॉल्व होता है और वो इन्वॉल्व होता है, फिर सिट्रेट का फॉर्मेशन करता है, अल्फा कीटोग्यूट्रेट का फॉर्मेशन होता है, फिर सकिनिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सैलोएसीटेट का फॉर्मेशन होता है, और ये जो है एक साइक्लिक फॉर्म में चलता रहता है। तो पहले आप इसे नोट करिए। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में होता क्या है कि देखिए पाइरुवेट का फॉर्मेशन हुआ था, और पाइरुवेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस में हुआ था। ग्लाइकोलाइसिस इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ना। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कॉमन होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। फर्दर सिट्रिक एसिड साइकिल की अगर बात की जाए तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में ही देखने को मिलता है। उसके बाद पाइरुवेट जो है पहले जो है अगर आप देखें तो पाइरुवेट फॉर्मेशन तो होता ही है, और सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब ग्लाइकोलाइसिस होता है और सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो होता है। लेकिन इनके बीच में, इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल को ए। ठीक है, तो एसिटिल को ए का फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो एसिटिल को ए फॉर्म हो गया, अब ये एंटर कर गया किसके अंदर, सिट्रिक साइकिल के अंदर, सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर। अब यहाँ पे जो एसिटिल को ए है ये क्या होता है कि ये जो है सिट्रिक एसिड को फॉर्म करता है, फिर आइसोसिट्रेट एसिड को फॉर्म करता है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, NaDH का फॉर्मेशन होता है, और फिर अल्फा कीटोग्यूट्रेट का जो है अल्फा कीटोग्यूट्रेट एसिड का फॉर्मेशन होता है। अल्फा कीटोग्यूट्रिक एसिड से सकिनिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, NaDH का फॉर्मेशन होता है। सकिनिल कोएंजाइम ए से सकिनेट का फॉर्मेशन होता है, सकिनेट से जो है वो फ्यूमारेट का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे FADNH2 का जो है वो फॉर्मेशन होता है। फ्यूमरेट से फिर मालेट का फॉर्मेशन होता है जिसमें वाटर जो है वो आता है, इसके अंदर इंटर करता है। मालेट से ऑक्सैलोएसीटेट का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे फिर से NaDH का जो है वो फॉर्मेशन होता है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, ये जो है ओवरऑल एक साइक्लिक पाथवे होता है जिसमें एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो पार्टिसिपेट करता है। एक पाइरुवेट जो है जब आता है तब ये सारे स्टेप्स होते हैं, और हम लोग पढ़े हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 पाइरुवेट जो है वो बनता है। तो ओवरऑल ये स्टेप जो है 2 बार होता है और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। तो आई होप आपको जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस है, ग्लाइकोजेनेसिस है, ये सारे जो स्टेप्स हैं ये अच्छे से समझ में आए होंगे। एट लास्ट अगर आपको ये जो लेक्चर है ये समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आप जो है और भी अपने जो टॉपिक्स हैं, आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को पढ़ें और समझें, तो उसके लिए आप प्ले स्टोर से DNS एडुकेयर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप एनरोल हो सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इसके अंदर आपको विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और
आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो डाउट्स हैं और जो पीडीएफ है सब्जेक्ट्स का, वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि देखिए यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल में हम लोग ये पढ़े हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। यहाँ पे एंजाइम्स को हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। तो ये आपका होमवर्क है कि कौन से जो स्टेप है उसमें कौन सा एंजाइम जो है वो पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।